संविधान को कंप्लीटली एक बार देखेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं और संविधान के हर भाग में क्या क्या दिया गया है। संविधान को समझने के लिए ना दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप सीधा पढ़ते जाओ, याद करते जाओ। दूसरा होता है कि संविधान को जितने भागों में बांटा गया है तो उन भागों में एक्चुअली है क्या क्या, है ना, उन भागों में किस किस विषय के बारे में क्या क्या बात की गई है उस पर। क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं ये केवल संविधान की बात नहीं है, कभी भी कोई भी वर्गीकरण होगा तो उस वर्गीकरण को करने का कोई न कोई एक विशेष आधार होता है। जैसे हम कभी 5 जगत वर्गीकरण पढ़ते हैं तो 5 जगत वर्गीकरण अगर बायो में पढ़ रहे हैं तो उसको आधार ही लेते हैं कि भाई इसमें संरचना कैसी है, ठीक है, बॉडी में आपका न्यूट्रिशन कैसे होता है, या इवन सपोज एग्जांपल करते हैं एक घर की जो संरचना होती है, एक घर जो बनाया जाता है हाउस, तो उस हाउस को बनाने के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह निर्धारित है। जैसे खाने से संबंधित है तो किचन होगा, है ना, रहने से संबंधित होगा, अगर आप पर्सनल स्पेस चाहते हो तो वो बेडरूम है, हॉल है बाकी सबके लिए जो आते हैं उनके लिए। तो हर की उपयोगिता के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है ना। तो अगर कोई नया चीज लेके आते हैं तो नया चीज आएगा, उसकी विशेषता, वो किस काम में आता है, उसके आधार पर उसका जगह आप पहले से दिमाग में फिक्स कर लेते हो। सपोज मान लो आपकी पुरानी टीवी जगह में बड़ा टीवी लेके आते हो प्लाज्मा स्क्रीन का, तो प्लाज्मा स्क्रीन कहाँ रखेंगे? ऑब्वियस सी बात है वो हॉल में ही होगा जहाँ पे लोगों का आना जाना है। अगर वहीं पे कोई, जैसे मान लो कि ओवन लेके आते हो, वो खाना बनाने में काम आता है तो सीधा ओवन में जाएगा, यही है ना। तो वर्गीकरण जब हम करते हैं तो उसका एक बेसिक आधार होता है, तो आसानी से आप इस सब चीज़ों में अपनी ऊर्जा कम जाया करते हुए ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हो किसी भी टॉपिक को, है ना। तो उसी तरह से संविधान जब आप पढ़ना चाहते हैं तो संविधान में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रैंडमली पूछा जाता है कि आर्टिकल 143 क्या है ना। अभी आर्टिकल मान लो कि 396 क्या है, ऐसे करके पूछ दिया। तो उसका नेचर अगर आपको पता है कि भाई स्टार्टिंग में इस चीज़ के बारे में बात किया है कि भारत संघ राज्य क्षेत्र है, तो वो स्टार्टिंग के आर्टिकल्स में होंगे, ठीक है। मूल अधिकार स्टार्टिंग में दिया है तो वो भी प्रारंभिक जो अनुच्छेद होंगे उसमें आप उसको पाओगे। 396 मतलब कि ये एकदम लास्ट होगा, क्योंकि 392, 93, 94, 96 ये सब निरसन के बारे में बात करते हैं, तो एकदम लास्ट में होगा। तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो रह गए हैं वो होगा। आपातकालीन उपबंध अगर आपको पता है कि भाई भाग 18 में है, एट लास्ट पढ़ रहे हैं ना वो, तो भाग 18 में यानी कि अब ये 352 360 चला जाएगा आपातकालीन उपबंध। तो आपको अगर भाग पता है तो उस हिसाब से जो आंसर आएंगे आपके पास 4 ऑप्शन के रूप में, उस आंसर की दूरी पकड़ के भी आप आंसर को सही ढंग से हल कर सकते हो विदाउट नोइंग एनीथिंग। अगर आपको उसको एग्जैक्ट नहीं पता है कि 360 किसके लिए है, लेकिन मुझे भाग पता है, तो अगर पूछ दिया कि वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है, और मुझे ये पता है कि आपातकाल भाग 18 में जो 360 के आसपास शुरू होता है, मतलब 352 से शुरू होता है, तो अब मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। एक जो 352 से लेकर के 360-70 तक दिया हुआ है, एक दिया है स्टार्टिंग के, एक बीच का 186 में कुछ। तो आप स्वतः ये करेक्ट मार्किंग कर सकते हो ना कि ये 360 के बाद है तो पक्का 360 ही होगा आंसर, नहीं। तो इसलिए संविधान के भागों को, उसके अनुच्छेद को एक बार जानना जरूरी होता है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं संविधान में, तो टोटल हमने 22 भाग की बात की थी, 12 अनुसूचियों की बात की थी, है ना। तो जो पहला है भाग 1, भाग 1 की जब हम बात करेंगे, इसमें राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। किसका? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ही आर्टिकल में हमको बताया गया है कि ये जो संविधान है ये एक्चुअली भारत के संविधान है, और इसमें जो इंडिया है एक्चुअली वो भारत है। क्योंकि इंडिया तो ब्रिटिश लोगों का था, हमने पूरा भारत एक ज्योग्राफी फिनोमिना के तहत इसलिए लिखना पड़ा उसमें
इंडिया दैट इज भारता, दोनों के एक साथ इंक्लूड किए हैं, क्योंकि हमको जो मिला था विरासत में वो ब्रिटिश इंडिया से मिला था इंडिया, और जो रियासतें थी और जो भी एक एक्सक्लूसिव जो क्षेत्र रह गए थे वो सब को मिला करके यहाँ पे एक संघ का निर्माण किया जाता है। किसके संघों का? राज्य और उसके अन्य क्षेत्रों का। ठीक, तो ये पहले वाले भाग में 1 से 4 आर्टिकल दिए गए हैं। इन 4 आर्टिकलों में एक तो ये भारत का नेचर बताया गया है, कितने स्टेट होंगे, कितने संघ शासित क्षेत्र होंगे और ऐसे कितने क्षेत्र होंगे जिसको हमने अधिग्रहित किया या फिर अपने में मिलाया है ड्यू टू एनी प्रोसेस, जैसे गोवा हो गया, पुदुचेरी हो गया, है ना, जितने भी संघ शासित क्षेत्र हो गए, ये सब क्या है, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे करके अपने राज्य क्षेत्र में मिलाए हैं। तो वो सारी चीज इसकी परिभाषा के अंतर्गत आता है। जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो अच्छे से करेंगे इसको। उसमें किसी राज्य का निर्माण या किसी राज्य के नाम परिवर्तन, जैसे अभी हाल में अलग अलग, जैसे तेलंगाना स्टेट बना 16 में, तेलंगाना बना तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो किसी राज्य क्षेत्र का बदलाव या किसी नए राज्य का निर्माण या फिर 1-2 राज्यों को मिला के नए राज्य का निर्माण, इस तरह से जो भी होते हैं सब इसी में प्रावधान में दिए गए हैं। और इसमें जो भी परिवर्तन किए जाएंगे संविधान में, उसका नेचर, उसकी प्रकृति के बारे में बताया है कि भाई अगर इसमें अगर कोई परिवर्तन कर रहा है तो संविधान संशोधन निकल आएगा, साधारण प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हो, उसमें संशोधन कर सकते हो। तो राज्य का निर्माण कर रहे हो और संविधान में लिख रहे हो, तो एक प्रकार से संविधान को ऐड कर रहे हो उसमें कुछ, और कुछ अगर राज्य के नाम को निकाल रहे हो तो आपने उसमें से कुछ बाहर निकाला, निरसन किया, लेकिन उसके बावजूद ये संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। ऐसे कुछ टर्म्स इसमें दिए रहते हैं। यही इस आर्टिकलों की या इन अनुच्छेदों की क्या है, खूबियां हैं। तो उसको केवल और केवल संसद अपने, ठीक है, साधारण बैठकों द्वारा ही कर सकते हैं पारित, और आपका नया राज्य बन जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ से नंबर 5 से, क्योंकि 1 से 4 तक तो आपका भाग 1 हो गया, दूसरा होता है भाग 2। भाग 2 में अगला आर्टिकल 5 से लेकर के अराउंड 11 या 12, आई थिंक 12 ही होगा, हाँ 12 तक, 5 से 12 तक ये आर्टिकल समर्पित हैं सिटीजनशिप को, नागरिकता को। जैसे हमने पहले ही बात किया था किस पे, भारत की विशेषताओं में, भारतीय संविधान की विशेषताओं में, तो इसमें बात किया था कि भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे संपूर्ण भारतवासी जो हैं केवल एक ही नागरिकता, वो है क्या है, भारतीय, इंडियन सिटीजनशिप का ही क्या अधिकार रखते हैं, अलग से राज्य का नहीं, है ना। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, व्यक्ति आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी नागरिक होगा और साथ साथ कंसर्न स्टेट का जहां वो बिलोंग करता है ना। तो 2 नागरिकता थी, लेकिन हमारे यहाँ ये, तो ये एक नागरिकता जो एकल नागरिकता है, इसके संदर्भ में कौन व्यक्ति हमारे भारतीय होने के, मतलब भारतीय नागरिक होने के क्या है, योग्यता रखते हैं, कौन नहीं रखते हैं। अगर मुझे बाहर का हूँ और मुझे भारतीय नागरिकता चाहिए तो उसके क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में इधर डिटेल में दिया गया है। तो इसमें हर तरीके से है, ये जितने भी आर्टिकल दिखेंगे आपको, उसमें ऐसा होगा कि पाकिस्तान जा करके वापस आना, कोई जब भारत, तो क्या बोलते हैं, जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय कौन पाकिस्तान में थे और वापस यहाँ भारत में आए हैं, इन सब के बारे में दिया है, जो थोड़ा सा अभी अप्रासंगिक हो गया है, लेकिन फिर भी किसी मुद्दे पर काम आता है तो ये सीधा इसका एक्सप्लेनेशन में चला जाता है विश्लेषण में सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन इसमें लगातार संशोधन होते गए हैं। क्यों? क्योंकि समय के बाद, एक समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का, उसमें नए क्या बोलना चाहिए, आपका कंटेंट जोड़ने का आवश्यकता पड़ती है। तो पहले जो था वो तो है ही लिखा हुआ है, लेकिन अमेंड करके संसद को यह अधिकार है कि संसद नागरिकता अधिनियम द्वारा नए नए कानून इसमें क्या है, जोड़ सकती है और नई योग्यताएं निर्धारित कर सकती है नागरिकता हेतु। तो ये जो भाग 2 है 5 से 12, ये आपको एकदम क्लियर कर दिया ना। तो जब भी ऐसा कुछ चीज आएगा कि संघ और राज्य क्षेत्र से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहेगा कि 1 से 4 के पीछे कोई ना कोई एक होगा। तो नेचर देख लो, अगर उसमें 1 में 3 ऑप्शन दिया है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया है और 365 दिया है,
तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज 4 है मुझे पता है तो एक ही होगा। समझ गए ना? तो इसलिए मतलब अगर हम एक रूपरेखा जान जाए संविधान की पढ़ने से पहले, तो हमारे को बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, एक प्रकार से हेल्प हो जाती है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। सब्जेक्टिव पे भी आप इसको लिख सकते हो अगर आपको अच्छे से नहीं पता, लेकिन आपको भाग पता है तो इस भाग के तहत ये कहा गया है और सीधा अपना विचार लिख दिए, आसानी हो जाती है ना। तो अगर आप अपने आंसर में ज़्यादा प्रभावशीलता लाना चाहते हैं तो कम से कम किसी भी तथ्य को एज इट इज तो नहीं, लेकिन समहाउ इसके अनुसार ये कहा जाता है, तो आपने अपने ही वक्तव्य को प्रमाणिकता दे दी है ना। तो ये जो आंसर लिखने की शैली है, वन ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर एग्जामिनर, है ना। तो उस पर हम बात करते हैं। फिर उसके बाद जो भाग 3 है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले हम देश को समझ लिए, देश में रहने वाले लोगों को समझ लिए, ग्रेजुअली है, ऐसा थोड़ी नहीं कि रैंडम तरीके से आपका छाप देंगे, नो, एक ग्रेजुअली एक एक के बाद आता रहता है। तो पहले भारत को जाने भाग 1 में, उसके बाद भाग 2 में नागरिकता को जान गए। उसके बाद अब जब नागरिकता हमारी निर्धारित हो गई है तो फिर जानेंगे कि हमारे नागरिकों को क्या क्या हमने अधिकार दिया है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन संविधान से जब पहली बार मूल अधिकार को इंक्लूड किया गया था, तो क्योंकि उनकी परिस्थिति में मूल अधिकार अत्यंत आवश्यक था, और वही उसी सर्कमस्टांसेस से हमारा भी कहीं न कहीं स्वतंत्रता आंदोलन गुजरा है। तो फिर हमारा भी सबसे पहले फर्ज होता है कि क्या हम अपने नागरिकों को उन मूल अधिकारों को जो उनके जीवन को सुनिश्चित करने के लिए है वो दे सकते हैं। तो पहली प्राथमिकता थी कि पहले हाँ, कुछ ऐसे राजनीतिक मूल अधिकार हैं जो हर नागरिक को मिलना चाहिए। तो वहाँ से स्टार्ट होता है आपका भाग 3 से, और ये है सबसे महत्वपूर्ण भाग है पूरे संविधान में, जिसके बारे में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, ये अधिकार अन्य अधिकारों से क्यों अलग है, क्यों इसको मूल अधिकार बोलते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को गरिमामयपूर्ण जीने के लिए, ठीक है ना, इवन हम कोई एनिमल तो है नहीं कि खाए, प्रजनन किए और हमारा जिंदगी कट जाए, नो, हमको हर तरीके से हमारी आवश्यकता है, चाहे मनोवैज्ञानिक, फिजिकल हो चाहे सोशल हो, हर तरह की नीड है। तो उन सब का एक हिसाब से संरक्षण करते हुए हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार का उपबंध जोड़ा गया है, जिसके तहत व्यक्ति को, ठीक है, कुछ ऐसे मूलभूत अधिकार दिए गए हैं जिसे, ठीक है ना, बहुत ही मतलब विकट परिस्थितियों में ही, कठिन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या कर सकते हो, संशोधित कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूल अधिकार संविधान की क्या है, स्केलेटल है, मूल संरचना है। अगर ये ना हो तो समझ लो कि संविधान कोई नया बना रहे हैं, ठीक। तो इन मूल अधिकारों में अगर देखें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के, ठीक है, 39, 38, 39, अराउंड 40 के आसपास, 40 में भी है, 39 तक तो मुझे कंफर्म है, ठीक है, 40, 44, 52, 51, हाँ 51 तक, आर्टिकल 12 से लेकर के 51 नहीं, 35, 38, 39, यही कुछ है, 38, 39 तक, ठीक है ना, थोड़ा देख लेंगे उसमें, ये शायद कल्याणकारी राज्य है। 12 से 35, 35 तक, 12 से 35 तक, मतलब 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद समर्पित है किसको, मूल अधिकार को। मूल अधिकार को मैंने कहा था ना, पढ़ने के 2 ही तरीके हैं, या तो एकदम आपको पूरा टक टक रटा हुआ याद हो, तो रटा हुआ याद रहेंगे, थोड़ी सी हमको असहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारी चीजें हैं, फैक्ट है, तथ्य है कि आप उसको रट नहीं सकते। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर कोई आंसर लिखते हैं तो हमको समहाउ पता ही होना चाहिए, वहां पे आंसर आपके परफेक्ट ही आएंगे, गलत नहीं आएंगे, ठीक। तो 12 से लेकर के 35 के जो आर्टिकल्स हैं, 12 नहीं 13 होगा क्या, 12 तक तो हो गया था ना, 13 से लेकर के 35 तक के जो आर्टिकल हैं, ये समर्पित है मूल अधिकार को। और पहले ही आर्टिकल में बता दिया है कि कोई भी विधि या नियम जो इसके अगेंस्ट हो या इसको किसी भी प्रकार से न्यून करती हो, वो अमान्य होंगे। यानी कि संसद अगर कुछ भी नियम बनाती है, ठीक है,
और ये मूल अधिकार के विरुद्ध हो या मूल अधिकारों को हनन करती हो या कम करती हो, इतना ज्यादा वाली बात नहीं है, है ना, कम करती हो या न्यून करती हो या फिर हनन करती हो, तो वो नियम बनते ही अमान्य हो जाएगा। इतना मतलब व्यवस्था की है। ये मूल अधिकार क्या क्या है? तो मैंने बताया था, स्वतंत्रता का अधिकार हो सकता है, समता का अधिकार हो सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता का, कोई भी विश्वास धर्म है इसको मानने की स्वतंत्रता का मतलब अधिकार हो सकता है। कुछ अल्पसंख्यक है हमारे यहाँ, जैसे बाकी जो और गए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से हिंदू अगर निकाल दे तो हिंदू मुस्लिम में सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी ये सब क्या है? अल्पसंख्यक है, एंग्लो इंडियन अल्पसंख्यक में आएंगे। तो इन सब का संरक्षण भी करना है, क्योंकि बहुल जो भी जनसंख्या होगी संभावना ये रहती है कि जो भी अल्पसंख्यक को किसी तरह से दबा दिया जाए। ऐसे हमने रिसेंट में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ उतना ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया जा सकता और नहीं करते ये लोग, और साथ में क्या होता है, इनके साथ हमेशा कुछ न कुछ शोषण की घटनाएं घटती रहती हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप इतिहास निकाल के देख लें, इवन यहाँ पे कुर्द हो गया, सर्ब हो गया, ये सब क्या है? वर्ल्ड वॉर की वजह से, इन्हीं की वजह से हुआ है। केवल किसके लिए? नस्ल के लिए, है ना। तो ये व्यवस्था इसलिए किया गया है ताकि कहीं विद्रोह या कुछ ऐसा ना हो, और भारत की जो शासन व्यवस्था है हमेशा से कैसे चले? स्मूथ चले, संतुलन में चले, समन्वय के साथ बहे, है ना। देन तो इस 13 में तो ये बता दिया है, और साथ में बताया है इसमें राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा ये बहुत सोचने लायक बात है। हम अक्सर राज्य को समझते हैं स्टेट, यानी कि छत्तीसगढ़, पंजाब, समझ रहे, ये सब राज्य मानते हैं। तो ये राज्य वो राज्य नहीं है। दिस इज कॉल्ड नेशन। नेशन मतलब होता है जिसके पास 5 आयाम होते हैं। भूखंड होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, ऐसे करके 5 आयाम होते हैं, है ना। तो 5 आयाम में से अगर 5वां आयाम है तो वो कहलाएगा नेशन स्टेट, यानी राज्य। जैसे भारत के पास अपनी संप्रभुता है, एक प्रॉपर भू क्षेत्र भूमि है, ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर जनसंख्या है, यहाँ पे एक वेल स्टेब्लिश सरकार है, सिस्टम है, तो हम लोग क्या है? राज्य है। तो राज्य के साथ साथ इसमें और परिभाषित कर दिया है कि ऐसे कोई भी संस्थान जो लोक कल्याण का काम करती हो, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या है? लोगों को प्रशासन करने के लिए बना है ना। वैसे ही मान लो कि गवर्नमेंट के विभाग है, निगम है, आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये सब क्या है? लोक कल्याण के कामों में लगा हुआ है। ये सब राज्य की परिभाषा में आएंगे, और इनके द्वारा कोई भी ऐसी हरकत, जैसे मान लो नगर निगम में कोई मंदिर ये आपका विशाल नहाने के लिए आपका जलाशय बना दिया, ये क्या बोलना चाहिए, तालाब बना दिया, पॉन्ड, और वहां पे अगर बोल दिए कि ये निश्चित लोग ही आगे यहाँ नहा सकते हैं, उन्होंने सड़क बनाया, इसमें यही निश्चित लोग क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। फिर वहां पे क्या हो गया? राज्य ने कुछ लोगों के मूल अधिकार को क्या कर दिया? हनन किया ना। तो वो नियम स्वतः ही क्या हो जाएगी? उसका निरसन हो जाएगा। इसलिए ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है संविधान में, तो इसकी संरक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। क्यों? अगर कोई अधिकार दे रहे हैं तो लोगों तक वो सही मायने पहुंचना चाहिए, तभी तो उसका क्या होगा? सही मायने में अर्थ होगा या चरितार्थ होगा। अगर मैंने ऐसी मशीनरी नहीं बनाई और मैंने बस क्या कर दिया? घोषणा कर दिया, तो फिर दिक्कत हो जानी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर कहीं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की यह अधिकार है कि अगर कहीं किसी व्यक्ति का भी मूल अधिकार का हनन होता है, ठीक है, कट गया क्या? पहला वाला कॉल नहीं, आगे दोनों चल रहे हैं। नीतू, हाँ आपका भी है और आपका भी चल रहा है। प्रिया, मैं काम करता हूँ अभी, काट के ना एक साथ ग्रुप में दोनों को कॉल करता हूँ, हाँ है ना, ठीक है, ओके, हाँ चलो, ओके डन। तो हम बात कर रहे थे कि अगर मूल अधिकार का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, तो ये सही मायने में लोगों की सुरक्षा करे और उनको प्रदान हो, इसका भी मैकेनिज्म संविधान ने करके रखा है। वो दिया है आर्टिकल 32 के तहत। भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अगर कहीं का मूल अधिकार किसी का हनन हुआ
तो उसके लिए रिट जारी करने का प्रावधान है। ये 5 रिट होते हैं, इसको वैसे ही ग्रेजुअली याद करेंगे वरना हम इस टॉपिक पे आते हैं, है ना। परमादेश से लेकर के अधिकार परीक्षा से करके 5 रिटें होती है टोटल। और उस रिट का मैं पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिट को जानना, ठीक है। और इस रिट में किस किस संस्था को जारी किया जा सकता है, ठीक है, जारी करने के बाद उसके विरुद्ध क्या एक्शन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ों को प्रावधान दिया गया है इन रिटों में। और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है ये अपने अधिकार का डायल्यूशन किया है और इन्होंने कहा है कि आप मूल अधिकार का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय तो जा ही सकते हो, उसके साथ साथ जो भी आपकी कंसर्न स्टेट है उसके जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, वहाँ पे भी आप 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हो सुनिश्चित करने के लिए। तो ये भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका मूल अधिकार में, इस मूल अधिकार देने के साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म भी दिया गया है, दैट इज कॉल्ड कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का क्या है, कस्टोडियन है, संरक्षक है। हो गया। तो ये तो हो गया महत्वपूर्ण भाग मूल अधिकार का। इसके साथ आता है फिर अगला जो बाद में जोड़ा गया था मूल संविधान का भाग नहीं था, ये था भाग 4A, 4A, ठीक। ये हमारे मूल संविधान का भाग में थे। इसका मतलब कि जो संविधान सभा ने भारत की जनता को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सौंपी थी और जिसका लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस संविधान में ये मूल कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। ये बाद में जाके 44th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था, ठीक, 1976 में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। तो वहां पे एक नया भाग ही स्थापित किए थे। इस भाग में जैसे मूल अधिकार है, मूल अधिकार है क्या है आपका, संवैधानिक अधिकार है, तो वो मैंडेटरी था, कानून सम्मत था, वो संवैधानिक रूप से मैंडेटरी था कि ये पूरा होना चाहिए। ये विल पे रहता है ना। तो ये क्या है, लोगों के विल पे है। तो इसमें बोला गया है कि कुछ ऐसे भारतीय नागरिकों को या फिर साथ में कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों को प्राप्त हैं। तो इसके तहत हमारे कुछ मूलभूत कर्तव्य हैं जो हमें भारतीय नागरिक होने के लिए इसके एवज में हमको क्या है, निभानी पड़नी चाहिए। तो इसमें वही सब बातें हैं कि हमारे देश की सामाजिक संस्कृति है, इसका रक्षा करेंगे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर हुए हैं उनके प्रति हमारा क्या है, सम्मान होना चाहिए। देश के जो भी देश को प्रेजेंट करने वाले जो भी हमारे एम्बलम वगैरह है ना, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, जो भारत को प्रदर्शित करता है दूसरे के सामने, उन सारी चीज़ों का सम्मान करना है। अगर कभी देश में जरूरत पड़ गई यूथ को सेवा की, तो निस्वार्थ भाव से वो सेवा करेंगे, ठीक है। अब पर्यावरण का बारे में हो सकता है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के प्रयास करेंगे। ये जितने भी आपके एडलिस्टिक बातें होती हैं उन सबको यहाँ पे अंतर्निहित किया गया है और इसमें समय पर कुछ संशोधन भी होते रहे। जैसे अभी क्या बोलते हैं, शिक्षा के अधिकार के तहत उसमें एक संशोधन किया जाएगा कि पालकों की ये जो क्या है जवाबदारी होगा कि जो छोटे बच्चे हैं 8वीं तक के, उनको स्कूल तक भेजें। अब मूल अधिकार बना दिया, ठीक है, 86वां संशोधन में, और उसको बना दिया मूल अधिकार किसको, शिक्षा के अधिकार को, कि 8वीं के बच्चों तक को जो राज्य है वो फ्री में क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। तो बच्चों की इतनी तो मति होती नहीं ना, तो फिर वो शिक्षा कैसे प्राप्त होगा। तो पालकों के लिए ये एक हिसाब से मूल अधिकार को कर्तव्य बना दिए कि छोटे बच्चों को वहां तक पहुंचाने की जवाबदारी पालकों के लिए है ना। तो ऐसे करके समय समय पर, बट ये अगर नहीं निभाते हो तो कुछ कानून बना के दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, अदरवाइज ऐसे एज इट इज कानून से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके पीछे थॉट ये आता है, कुछ देशों में जहाँ मूल अधिकार दिया गया है, तो मूल अधिकार तभी मिलेगा जब आप मौलिक कर्तव्य को क्या करोगे, निर्वहन करोगे। रशिया में है, कुछ ऐसे कंट्रीज में है, लेकिन हमारे यहाँ इन इंडिया ये मैंडेटरी नहीं है। अगर मान लो कभी कोई चीज़ आपने फॉलो नहीं किया तो आपको एकदम से ऐसा नहीं कि सीधा, समझ रहे हो ना, सजा दे दी जाए, नो। मैंडेटरी करते तो फिर कुछ न कुछ क्यों हो जाता, व्यवस्था हो जाती है। तो समय के साथ जब अकॉर्डिंगली जब जैसे जैसे टाइम आएगा
तो इस दिशा में भी सोचेंगे। लेकिन अभी ये केवल मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है जो आपके अंतर्निहित भावना पे आधारित है। ठीक, इसमें सारे प्रावधान हैं और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये मौलिक कर्तव्य को आप जानोगे ना, इसे ग्रेजुअल ऑर्डर में चलता है। 11 मौलिक कर्तव्य ग्रेजुअल ऑर्डर में है, उसको ऐसे ऑर्डर में याद करना है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ऑर्डर पूछ देंगे तो अंगा में क्या है, लास्ट के में क्या है, ऐसे करके। तो हमको क्या है, स्टार्टिंग में केवल सिंबॉलिकली, जब मैं पढ़ाऊंगा सिंबॉलिकली हम सारे को कीवर्ड के साथ याद करेंगे इन ऑर्डर। तो हमारा दोनों चीज़ हो जाएगा। जब आप मौलिक कर्तव्य के बारे में कभी आंसर करना हो रिटर्न में, तभी भी आपके पास आपकी किटी में वो सारी शब्दवालियाँ होंगी जो इससे आपका आंसर प्रभावित हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ की बात करेंगे। तो ये हो गया आपके ही। उसके बाद फिर अगला आता है जो अगेन इम्पोर्टेंट था, उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि मूल अधिकार थे, बट दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो ये कि जहाँ मूल अधिकार कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से क्या है, मैंडेटरी है, उसके हनन होने पर आपको न्याय मिलेगा। वहीं पे हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास नए नए देश बने थे तो उतने हमारे पास क्या नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे कि हर चीज़ को पूरा कर सके। हम खुद नई अर्थव्यवस्था निर्माण कर रहे थे। नहीं, ऐसे ही बोलेंगे ना, नई अर्थव्यवस्था शुरुआत से नया अकाउंट बुक लिखा जा रहा था, इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे जाएंगे, इतना इस साल प्रोडक्शन होगा, सब चीज़ नई तरीके से हो रहा था। उद्योग भी वैसे ही स्थापित हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, अपना नया आपका क्या पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है। तो ऐसे समय में आपके पास, आपको पता भी नहीं कि आपके पास रिसोर्स कितना है और कितना हमारा अगले साल आने वाला है। तो आप फिर कैसे लोगों को कुछ ऐसे क्या बोलना चाहिए, सेवाएं हैं जो दे सकते हैं, उसके लिए प्रॉमिस तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए प्रॉमिस ना करके एक तरह से निर्देशक तत्व के रूप में दिया गया कि यदि आप सक्षम हैं, सरकार को बोला, यदि आप सक्षम हैं, राज्य सक्षम है, तो फिर अगर नियम बनाते हैं तो कम से कम इन नियमों को जो इस भाग में दिया है, नियम बनाते समय उसको इनकॉर्पोरेट करें, उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसे करके। अब 4 का जो है आपका क्या है, मूल कर्तव्य है। तो भाग 4 को मैं बाद में लिखता हूँ, अभी देखो ये भाग 4 है, इसके बाद 4 का आएगा। तो भाग 4 में दिया था क्या, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये वही नीति निदेशक तत्व है कि जब राज्य को, ठीक है, कोई भी कानून निर्माण करना होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। ये जो नीति निदेशक तत्व है, बेसिकली ये प्रभाव है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, क्योंकि हर प्रकार की विचारधारा के लोग उस स्वतंत्रता संग्राम में थे, है ना। जैसे गांधी जी थे, गांधीवादी सोच तो रह गई, नेहरू जी से थोड़ा सा सोशलिस्ट थे, वहीं पे उदारवादी सोच भी रहेगा आपका, है ना। तो उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी, ये सारे प्रकार के सोच थे। तो उस हिसाब से भारत में नीति निर्देशक तत्वों में ये जोड़ा गया कि कुछ गांधीवादी विचारधारा, जैसे ग्राम पंचायत की बात कर लें, कुटीर उद्योग की बात कर लें, ठीक है, पर्यावरण की बात कर लें, पर्यावरण नहीं, ये आता है आपका क्या, महिलाओं की बात कर लें, इन सब के बारे में जो भी प्रावधान है वो गांधीवादी में आ जाता है। वैसे ही उदारवादी में चले तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका पर्यावरण के बारे में बात कर लिए, विदेश नीति में हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और एक आता है इसी में, वो है समाजवादी। तो समाजवादी में ये जब उद्योग की बात करते हैं, कार्मिक प्रबंधन की बात करते हैं, ऐसे करके इनमें कुछ आर्टिकल हैं जो शुरू होते हैं 36 से लेकर के 51 तक, आई थिंक सो 51 कार्यपालिका, हाँ 51 या 50 है, ठीक है। यहाँ तक का जो प्रावधान होंगे ये राज्य की नीति से तत्वों में इंक्लूड है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जैसे जैसे देखते जाएंगे ना। ऐसे पोषण का अधिकार है, आर्टिकल 47 में दिया है कि एक सुनिश्चित पोषण का मुहैया कराना है, लोगों को पहुंच होना चाहिए। उसी के तहत अभी सबको खाना, चावल मिल रहा है ना। ये सारी चीज़ें पीडीएस वगैरह क्या सिस्टम है, यही है। पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में देख लो, अभी हमारे यहाँ हम स्टॉकहोम कन्वेंशन के साथ साथ आगे चल रहे हैं ना,
पर्यावरण पे बहुत प्रयास कर रहे हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा वहीं पे पशुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो पशुओं संबंधित कुछ न कुछ नियम बनते रहते हैं, ठीक है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं संबंधित नियम बन रहे हैं। प्रसूति विशेषज्ञ अभी देखो 26 सप्ताह बढ़ा दिया, आगे पीछे करके 6 महीने की छुट्टी मिल रहा है महिलाओं को। बच्चों की क्रेच रेच पालने वाले की व्यवस्था, उद्योगों में कार्मिक प्रबंधन, है ना। जैसे उद्योग में मान लो कोई मजदूर काम कर रहा है, तो मजदूर का भी मत लिया जाएगा उद्योगों के प्रबंधन में, ठीक है। मजदूरों की भागीदारी होगी उद्योगों में। इस तरह से ग्राम पंचायत था पहले आर्टिकल 40 के तहत, इसमें डीपीएसपी में, अब उसको बकायदा कानून बना करके आपका संविधान में स्थान दे दिया गया है, लोकल गवर्नेंस के नाम से, है ना। 1993 में था ना, 92 में, 73 में और 74वें संविधान संशोधन में इसको इंक्लूड किया गया था लोकल गवर्नेंस को। तब से देखना आप खुद इस चीज़ को फर्क समझोगे। जैसे हमारे गांव में मैं बात करूं तो पहले जब आप लोग नहीं थे, हम लोग जब छोटे छोटे थे, तो हमारे यहाँ एक ही होता था, कहाँ पे, ये सरपंच भागवत जी करके, उधर पे विवेक भैया घर है ना उधर, ठीक है। तो वो चुन के नहीं आए थे, संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, वो जस्ट ऐसा था कि कानून में, हाँ ठीक है, नागौर कन्वेंशन के साथ शुरू हुआ था ये, तो नेहरू जी ने बोल दिया कि जिनको लगता है वो इस हिसाब से अपना बना सकता है। लेकिन अभी वो मैंडेटरी हो गया है जब से ये संविधान में आया है कि हर 5 साल में चुनाव होगा, इनका ग्राम सभा होगा, ऑडिटिंग होगी, इनको ये सब्जेक्ट प्रदान किया जाएगा जो राज्य चाहे। तो संविधान में स्थान देने पर क्या हो गया, देख लेना। अगर सरपंच कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो आप क्या लगा सकते हो, अविश्वास प्रस्ताव लगाते हैं ना। हर बार कम से कम सप्ताह में एक मैंडेटरी टाइम होता है, उसमें ग्राम सभा बैठक बैठती है, साल में एक बार ऑडिटिंग होती है, जब मैं आके सचिव को और सरपंच को बताना पड़ता है कि साल भर में ये काम हमने किया है, पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। ये सब क्यों, क्योंकि ये प्रक्रिया में है, ये नियम द्वारा संचालित है, हर आर्टिकल में दिया हुआ है उसको। अगर सरपंच का बर्खास्त कर सकते हैं, ठीक है ना, सरपंच के कार्यकाल कितने साल का होगा, और अगर बीच में चला गया तो फिर आगे का जो भी सेशन है उसका कार्यकाल, ये सब चीज़ लिखित है। तो इसलिए इसको संविधान में स्थान मिल गया। लेकिन ये पहले किस में था, इससे पहले डीपीएसपी में था, है ना। ऐसे करके इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। इन सभी प्रावधानों का एक ही उद्देश्य था, वो था क्या, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, कल्याणकारी राज्य का निर्माण। हाँ, यूपीएससी, ये अच्छा डीपीएसपी, इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब नीति निर्देशक तत्व राज्य के, तो उसी को डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। ये इस तरह बोलते हैं इसको, तो इसका शॉर्ट में नाम है इंग्लिश में। ये होता है कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि जैसे हमने कहा ना, हम लोग समाजवादी कंप्लीटली नहीं है, फैबियन है। यानी कि देखो हमारे यहाँ जहाँ पे अंबानी अडानी से लेकर के टाटा बिरला सब बड़े बड़े औद्योगिक घराना है, जो निजी क्षेत्र है, उनकी भी भागीदारी है शासन में, और वहीं पे भारत सरकार की भी उतनी भागीदारी है। तो ऐसे सेक्टर जहाँ पे निजी क्षेत्र काम कर सकती है, वहाँ पे निजी क्षेत्र करेंगी। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जो बाजार के नियमों या सिद्धांतों के खिलाफ आता है, जैसे बाजार हमेशा लाभ की दृष्टि से काम करेगा, तो ये इतने स्कूल बनाएंगे तो क्या प्राइवेट सेक्टर बना के इतना लाभ कमा सकते हैं, नहीं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कितना समाज के वंचित ग्रुप की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं गरीबों की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं वो सभी सेक्टर जहाँ पे निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य से काम करने वाली काम नहीं कर सकती, उन सभी जगहों पर कौन काम करता है, स्टेट। तो दोनों हो गए हमारे यहाँ, निजी क्षेत्र और दूसरा आपका सरकारी, या किसको बोल सकते हो, सरकारी बोल दो, सरकारी क्षेत्र, ठीक है। ये दोनों मिलके काम करते हैं, तो इनका काम है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसीलिए सड़क बनता है, इसीलिए स्कूल बनता है, हॉस्पिटल बनता है, सब चीज होता है। तो जो आम जनता से संबंधित है वो सब काम करती सरकार, और आपको लग्जरी चाहिए उन सब के लिए क्या है, निजी क्षेत्र, ठीक है। तो दोनों मिलके काम कर रहा है। तो हमारा जो डीपीएसपी का जो सिद्धांत है वो है मूलतः एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
और ये सब जो है ना, इस जो जितने टॉपिक हैं, ये सब अपने आप में इतने अच्छे टॉपिक हैं कि आपका पर्सनालिटी खिल जाता है जब पढ़ते हो तो। सच में भारत के संविधान में इतना कुछ है, अमेजिंग, अच्छा लगता है, फीलिंग आती है अच्छे से, और आपके अंदर से कम वो अधीरता खत्म हो जाती है कि आज ऐसे हालात बन गए कहीं देश किसी एक के हाथ में न चला जाए और हम लोग सब बर्बाद हो जाए। नहीं हो सकता, डरने की बात ही नहीं है। यहाँ पे इतने चेक एंड बैलेंस है हमारे यहाँ भारत में, और इतने बुद्धिजीवी हैं जो ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे, है ना। कभी कभी देश के हालात देख के मन में आता है ना, फिक्र होता है यार यहाँ तो महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है, कैसे होगा। देखो, अगर अलग अलग प्रकार के बर्तन हो ना, साउंड भी अलग अलग आता है ना, साउंड अलग अलग आता है। कहने का मतलब ये है कि भाई इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी विविधता देश में, कहीं ना कहीं तो लूप होल रह जाते हैं। हर कोई परफेक्ट होता नहीं है, परफेक्ट बनाने का प्रयास कर सकते हैं, सम हाउ टू परफेक्टनेस होने की हमारी कोशिश रहती है, ठीक है। तो ये सब जान जाते हैं ना, तो हमको ये पता रहता है कि हमारा देश एक बहुत ही सुव्यवस्थित, सुगठित और एक सक्षम संविधान के द्वारा संचालित है। दैट्स वाई हम आगे ही बढ़ेंगे, नीचे नहीं जा सकते। कभी कभी सिम्टम, जब समाज संक्रमण की अवस्था में होता है ना, तब ये जो हालात अभी बन रहे हैं ये ऐसे होते हैं, अदरवाइज इतना हीनस क्राइम यहाँ पे भारत में नहीं होता। अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने कितना कुछ चल रहा है ना, जन सैलाब सा उठ गया है। कभी कभी बीच में घटना होता है, फिर लोग जाग जाते हैं। अभी आप मुझे बताओ, आप में से ही अधिकारी बनेंगे, वो तो इंसान ही ना, तो कहते हैं टू इज ह्यूमन, भाई इंसान ही गलती कर सकता है। भगवान, अगर आप बिल्कुल गलती ना करो तो आप तो भगवान के समतुल्य हो ना। हाँ, ये अलग बात है कि आप में डिग्री कितना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये जो दिया गया है ये बेसिकली क्या है, ये आइडियलिस्टिक बातें हैं। क्या है ये? आदर्श की बातें हैं, इसको बोलते हैं आदर्श। तो आदर्श के क्लोज पहुंचने का हम काम कर रहे हैं। तो जितना भी हो सके, जब भी कानून बनाई जाएगी तो हमारा ये प्रयास जरूर रहेगा कि डीपीएसपी में जितने भी आयाम दिए हुए हैं उन सबको पूरा करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि समय के साथ हमारा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारे मशीनरीज बढ़ रहे हैं, तो हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आज कंडीशन इसलिए सब लोगों को भोजन मिल रहा है, आज कंडीशन इसलिए स्कूलों में छात्राओं के लिए सारी सुविधाएं मिल रही हैं। नहीं तो पहले के समय सोचो, आज से 10 या 15 साल पहले देख लो, बच्चे स्कूल में जाती थी पढ़ने। क्यों? क्योंकि टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। आज ये जो अभी बैटमैन आया था ना मूवी, बैटमैन में कितना बड़ा मुद्दे उठाया उन्होंने, और बहुत जेन्युइन मुद्दा उठाया, समझ रहे हो। तो उस चीज को समझे। तो इसीलिए इस निधि तत्व में जो भी अंतर्निहित कल्याणकारी स्टेट या राज्य निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं उनको समावेलित करते जा रहे हैं धीरे धीरे। ओके, अब आ जाते हैं अगला। तो अगला आर्टिकल है, यहाँ से मौलिक कर्तव्य जो बताया था मैं, 4 का जो बोला था ना, इसके जस्ट बाद आता है, मैं इसको पहले बता दिया। उसके बाद आता है भाग 5, और भाग 5 और भाग 6। यहाँ से अब हमारी व्यवस्था शुरू होगी। हम मूलभूत काम कर लिए, देश को बता दिया, यहाँ के नागरिकों के बारे में बता दिया, नागरिक को क्या मिलेगा, मूल अधिकार वो बता दिए, और राज्य के क्या है कल्याणकारी स्टेट में कानून बनाते समय उसके जो भी एक नैतिक निर्देश हैं वो बता दिए, और हमारे मूल कर्तव्य। ये 5 चीजें शुरुआत के बहुत फंडामेंटल है ना, किसी भी देश के संविधान को देखने के लिए। अब जब एक बार हो गया तो बाकी सबको अचीव करने के लिए हमारे पास मशीनरी क्या है, तो वहां से आता है सरकार की प्रणाली। तो हमारे यहाँ जो सरकार है वो कैसी है, उसकी संरचना कैसी है। तो हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ की जो सरकार है उस द्विसदनीय भी है और साथ साथ द्विस्तरीय भी है। मूलतः तो द्विस्तरीय बोलेंगे। द्विस्तरीय में क्या है, एक तो होता है केंद्र सरकार और दूसरी होगी आपकी राज्य की सरकार, यही है। तो केंद्र सरकार की संरचना आपके भाग 5 में दिया हुआ है, और राज्य सरकार की संरचना भाग 6 में दिया हुआ है। ये और जैसे केंद्र सरकार में जो जो पद होंगे उसी के समतुल्य राज्य सरकार में भी होंगी। जो जो मशीनरी उनके यहाँ होंगे कानून बनाने की, वही वही मशीनरी यहाँ भी होंगी। बस ये अंतर क्या होगा, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में और कुछ जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो इसको पढ़ने का तरीका भी यही है।
है ना। इसे मैं बताऊंगा बीच में कि कितने आर्टिकल के अंतर में आपका क्या क्या चीज़ें हूबहू आता है ना। तो ये ट्रिक भी है उसको पढ़ने का, याद भी कर सकते हो। और जितने भी आर्टिकल हैं कई बार पूछा हुआ है, आर्टिकल 265 में क्या है, सीधा सीधा पूछा हुआ है। खास करके स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो पूछते ही हैं, तो आपका ऐसे में बहुत फ़ायदा हो जाता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया अपने पढ़ाई के समय में कि मोस्टली हम सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं और हमको लगता है कि धीरे धीरे कैजुअली आ जाएगा। तो जब एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे ना तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आपको चीज़ें आपके अंदर अंतर्निहित हो जाती हैं उसी भाव में। ठीक, तो इसमें हम आएंगे किसमें, भाग 5 में। तो भाग 5 में हम बात करते हैं किसकी, केंद्र सरकार की। और इसको अगेन अलग अलग अध्यायों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, अलग अलग अध्याय में बांट सकते हैं। तो और ये अध्याय होते हैं आपकी कितने, 5, जिसमें आपका सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। अध्याय 1 में कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर संसद के बारे में बताया गया है ना, पार्लियामेंट के बारे में। उसके बाद फिर कार्यप्रणाली करके ऐसे करके उसके जो भी और भी क्लॉजेस हैं वो बताएंगे 5 अध्याय में। तो सबका आर्टिकल है। तो ये जब स्टार्ट होता है तो जब ये 51 में ख़त्म हुआ है ना, 50 में ख़त्म हुआ मान लो, एग्जैक्ट देखते नंबर शायद 51 में, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने। चलो ठीक है, मान लो ये 52 में शुरू होता है कि भारत राष्ट्रपति से लेकर शुरू होता है। तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ कार्यपालिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, कार्यपालिका का। तो मैंने अगर संरचना के बारे में बताया था मैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 बॉडी है, एक कार्यपालिका, ठीक है, उसके बाद फिर आपकी विधायिका और तीसरा बताया था न्यायपालिका, है ना। तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम में ये दोनों पहले हैं। उसके बाद फिर अगला अध्याय में न्यायपालिका के बारे में इसी में आ जाएगा इंक्लूड करेंगे। ये जो कार्यपालिका है ये बेसिकली क्या है, किसी भी कानून को लागू करवाती है, कार्य को पालन करने वाली बॉडी कार्यपालिका। तो ये कार्य को पालिका कैसे होगा फिर, तो इसमें आता है आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति, पीएम, उसके विभाग वगैरह सब, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये सब आते हैं इसमें। तो जितना भी आप देखते हो ना, तो प्रधानमंत्री हैं हमारे, राष्ट्रपति हैं महामहिम कोविंद सिंह, नरेंद्र मोदी। उसके बाद जितने भी वो मंत्री हैं आपके, आप जैसे गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, रेलवे मंत्री हो गए, ये सारे मंत्री हैं। ये सब बेसिकली क्या है, कार्यपालिका का हिस्सा है। इस संसद में कभी नहीं आ सकते। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, आंशिक पृथकत्व का है कि कार्यपालिका होने के बावजूद भी संसद के क्या है, मेंबरान है। तो मेंबर के एमपी के रूप में ये संसद में बैठते हैं, लेकिन कार्यपालिका ग्रुप में लोकसभा प्रति क्या होंगे, जवाबदार होंगे, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं। तो राष्ट्रपति, पीएम और उससे संबंधित जितने मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल हैं, कैबिनेट वगैरह, ये सब कहलाते हैं कार्यपालिका में। तो राष्ट्रपति से संबंधित कितने अधिकार हैं, कैसे उसकी नियुक्ति होती है, चुनाव कौन करवाता है, कौन इसके एलिजिबल होंगे, अगर राष्ट्रपति ने कुछ अनहोनी कर दी तो उसको निकालेंगे कैसे, या उसके पद से निलंबित कैसे करेंगे, इन सब के बारे में इसमें दिया हुआ है आर्टिकल में। बहुत लंबा है, हर छोटी छोटी चीज़ों को भी दिया हुआ है। अभियोग की बात करते हैं, महाअभियोग जो लगाते हैं, मोशन वगैरह, उन सब के बारे में बात करते हैं, इनकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं मोस्टली। ठीक है, फिर उसके बाद पीएम के बारे में दिया है 72, 78 ये सब में आर्टिकल्स में। तो पीएम को कौन नियुक्त करता है या फिर चयनित करते हैं, जो भी कंट्रोवर्सी है, ये सब क्या है, समय के साथ ग्रेजुअली हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आती है संसद की, अगले अध्याय समर्पित है संसद में। तो अब संसद के बारे में जाएंगे तो संसद की कितने अंग है, जैसे बोलते हैं ना कि संसद, जो भारतीय संसद है, आपने संविधान वाले सीरियल पे देखा भी होगा, इसमें संसद में आपका राष्ट्रपति इसका हिस्सा तो है, लेकिन दूर से जरूरत पड़ती है क्योंकि अनुमोदन इसके साइंस होता है, इसको भी इसका अंग मान लेते हैं। तो इसके 2 भाग हैं, एक तो है राज्यसभा उच्च सदन और दूसरा है लोकसभा यानी कि आम लोगों की सभा। तो ये और ये, तो इसके बारे में कौन किस तरह से सांसद बनेगा, उसके कार्य क्या होंगे, सब कुछ बता दिया है इसमें कंप्लीट। निर्भरताएं क्या होंगी, ठीक है ना, योग्यताएं हैं, अगर एक बार हो गया तो उसको कहाँ कहाँ चूज करना है, कितने पदों पर लड़ सकता है, कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर सांसद है तो उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं होती है ना, बच जाते हैं।
ये सब चीज़ दिया हुआ इसी में, इन्हीं के आर्टिकल में 105 वगैरह करके सारे में इसके बारे में दिया है। तो आपको पता रहेगा एज इट इज़ कि हमारा जो एमपी है या एमएलए है उनको कौन कौन से अधिकार हैं और किस तरह से उनका कार्यकाल करता है। तो जब आप उसके बारे में जानते हो तो उन पर नकल भी कसा जा सकता है ना, तो इसीलिए जानना जरूरी है। ओके, और ये ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से क्वेश्चंस हर साल बनते हैं। पॉलिटी एकमात्र सेक्शन है जहाँ से कम फिक्स रहता है कि 15-17 क्वेश्चन आ जाता है भाई, ठीक है ना। तो 15-17 में 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कठोर हार्डकोर पॉलिटिक्स होंगे, संविधान से होंगे, बाकी आपको गवर्नेंस वगैरह से रहता है। तो इतना है, आराम से इसको करो क्योंकि फिक्स है, ये आना ही आना है, कोई भी एग्जाम हो आना है। तो सबसे अच्छा तरीका कि उन सारे सेक्टर को मैं अच्छे से तैयार करूँ जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। जब एक बार ये सब बन गया, फिक्स हो गया आपका, तो फिर बाकी और भी अनायासी आपकी पढ़ाई के दौरान क्वेश्चन बनते रहेंगे। ओके, ये हो जाएगा ऐसे। उसके बाद फिर इसी के कंसर्न में जब आगे बढ़ेंगे, भाग हम 6 की बात करें, बताया था ना, इसी में जैसे कार्यपालिका संसद हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी इसी में आएगा क्योंकि केंद्र सरकार की मशीनरी है, तो तीनों इसी में आ गए और उनके बारे में पूरा बता दिए। भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के 190 जोड़ दो उसमें, उतना आता है इसमें। ओके, चलिए उसके बाद फिर सीधा राज्यपाल कूदेंगे। 152 है सर राज्यपाल का, है ना, नंबर वैसे कुछ 152 है सर। तो भाग 6 में जो चीज हमने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था वही यहाँ पे राज्य सरकारों के बारे में दिया गया, राज्य की मशीनरी के बारे में। तो राज्य में भी आपका क्या होगा, कार्यपालिका होगा, राज्य की क्या होगा, विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, कुछ में केवल विधानसभा है। उसके बाद फिर इसमें मुख्यमंत्री के काम भी होंगे, ठीक है। उसमें आपके जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। इस तरह से क्या होता है, इस भाग में कंप्लीट राज्य सरकारों के बारे में बात करते हैं। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो और यूपीएससी देना चाहते हो तो राज्य सरकारों के बारे में समहाउ पता है। क्यों? क्योंकि हर राज्य सरकार एक अलग अलग होंगी ना स्ट्रक्चर, और वो समहाउ एक ही प्रकार का है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट अगर आप केंद्र सरकार पढ़ लियो तो राज्य सरकार अपने आप स्वतः ही बन जाता है। कुछ में राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में कंट्रोवर्सीज होते हैं, उनकी शक्तियों को लेकर के कुछ तुलनात्मक वो बात होती है, और इन्हीं सबों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए जब हम केंद्र सरकार के बारे में जानते हैं तो उतने ही डीप में राज्य सरकार को भी पता होना चाहिए, ताकि हम इसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकें और अपने पढ़ाई को थोड़ा सा सही दिशा और सुनिश्चितता प्रदान कर सकें। ओके, तो ये होगा आपका ये 1956 वो लैंडमार्क था जहाँ से 7वां संशोधन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत अच्छे और बड़े बड़े परिवर्तन किए गए थे 1956 में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को निरसन किया गया, तो उसमें से पूरा का पूरा भाग 7 को ही खत्म कर दिया गया था, क्योंकि ये उस समय अप्रासंगिक हो चुका था, उसका कोई तार्किकता नहीं थी, इसलिए खत्म कर दिया गया था। उसके बाद फिर भाग 8 आता है। तो भाग 8 में हम बात करते हैं किसकी, तो वो ये है संघ राज्य क्षेत्र की। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी। तो केंद्र में पूरा देश का जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र सरकार तो है, साथ में राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार तो है, लेकिन कुछ क्षेत्र है जो राज्य नहीं है, जैसे दादर नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, ठीक है, चंडीगढ़, है ना, इधर अभी बन गया जम्मू एंड कश्मीर, साथ में लद्दाख, और इधर कावरत्ती यानी कि आपका लक्षद्वीप। ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें सरकार कैसे शासन करेगी उसके बारे में भी यहाँ ओपन दिया गया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 269 में दिल्ली सरकार के बारे में दिया गया है, उसी में कुछ उपबंध में पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी के बारे में दिया गया है। तो ये जो कंट्रोवर्सी आप जान जाओगे ना कि संवैधानिक क्या उपबंध है दिल्ली सरकार के लिए, तो उसमें केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार हैं, दोनों में कंट्रोवर्सी जान जाओगे अगर इसके बारे में अच्छे से जानते हो। इसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार होंगे और राज्य सरकार के क्या क्या अधिकार होंगे, इस सब के बारे में आप स्वतः जान जाते हैं। भाग 8 में आपके बारे में वही सब मिलेंगे। उसके बाद फिर भाग 9
यहाँ से भागना जब स्टार्ट होता है तो वो हमने बाद में जोड़ा है, भावनाओं को हमने क्या किया है, बाद में जोड़ा है। ओरिजिनली नहीं था ये। पंचायतों के बारे में बात करते हैं। भाग 9, ये है आपका पंचायतें। जैसे विदित है 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन के तहत इसमें क्या किया गया है, ऐसे उपबंध किए गए हैं जिससे भारत में जो पंचायत है, जो ग्राम पंचायत सरकारें होती है, या फिर कह सकते हैं पंच परमेश्वर सरपंच वाली जो ये है कॉन्सेप्ट, उसको संवैधानिक रूप दिया गया था और भाग 9 में इसको समाहित किया गया था पंचायत के बारे में। तो इसके साथ एक और भाग बना दिया गया है। अगर ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, आपका जनपद पंचायत है, वैसे ही आपके नगर में भी क्या होंगे, नगर पंचायत। जैसे नगर निगम हो गया, ठीक है, अगर नगर पालिका निगम हो गया, और एक होता है उसके बाद फिर ये जो चुन रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत। तो ये क्या हो गया, एक नगरीय व्यवस्था, एक ग्रामीण व्यवस्था, दोनों के लिए पंचायतें गठित की गई थी 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, वहाँ से फिर इसके हर 5 साल में जो भी मैं बताया था अभी, वो सारी चीज़ें मैंडेटरी हो गई है ना। तो इसमें दोनों हैं, ये हो गया 9 में पंचायतें, और 9A में क्या बना दिया आपका, ये हो गया नगर, नगरीय व्यवस्था, नगरीय निकाय के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जैसे बहुतों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सर ये महापौर क्या होता है, पार्षद क्या होते हैं, है ना। बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं रहता कि कैसे इसका चुनाव होता है, इसका प्रत्यक्ष होगा, इसका अप्रत्यक्ष होगा। जैसे जनपद अध्यक्ष है, जनपद अध्यक्ष सीधा नहीं चुना जाता, जनपद सदस्यों के द्वारा जब चुन जाते हैं उसके बाद चुनते हैं। महापौर हो गया, महापौर के लिए सीधा मुंह पे थप्पड़ नहीं लगाते हैं, यही है ना कहने का मतलब। जैसे सरपंच है, सरपंच के नाम पे लगा रहे थप्पड़, मतलब मुंह पे थप्पड़ लगा रहे हैं कि हाँ हमने आपको सिलेक्ट कर लिया। तो वैसे नहीं है, कुछ चुनाव जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष होंगे, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, किसमें, पंचायतों में भी। तो वो सब इसमें लिखा हुआ है, जब हम पढ़ेंगे जानेंगे कि कितने जनसंख्या पे ये होंगे, कितनी जनसंख्या पे ये होंगे, एक ग्राम पंचायत में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायत में कितने गांव जुड़ सकते हैं, इस सब का ब्यौरा दिया हुआ है। इसमें ये भी दिया है कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा। हाँ, उप सरपंच जो है वो नहीं, उप सरपंच का चुनाव आपके ऊपर है, चाहो तो उप सरपंच रखो या मत रखो, मैंडेटरी नहीं है। जैसे पहले प्रधानमंत्री था ना, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ आपने उप प्रधानमंत्री को पद सृजित किया था। भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, क्या वो संविधान में है, नो। तो उप सरपंच जो होता है ये आपके ऊपर है। जैसे पंच चुने गए ना और सरपंच चुने गया, अब पंच जब आपस में बैठेंगे तो पंच अपनी सहमति से या वोटिंग करके किसी एक व्यक्ति को सरपंच बना के उसको कार्यभार देते हैं, है ना। इसके लिए सीधा मतदान की बात नहीं होती, अप्रत्यक्ष उसी को बोलते हैं। जो आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अगर चुन रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष। तो जो उप सरपंच है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है ना। तो ये सब चीजें आती हैं इसमें, ठीक। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इनके पास भी एक, इनका हर 5 साल में चुनाव कौन करेगा वो भी दिया हुआ है। तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, जिला समिति की बात करते हैं, कार्य योजना समिति की बात करते हैं, है ना। इनको वित्तीय शक्तियां प्रदान करेंगे तो कहाँ कहाँ से कौन कौन सा इसमें अधिकार होंगे, कहाँ कहाँ टैक्स लगा सकती हैं, ये सारे प्रावधान से लिख दिया गया है। गैस वही बताया ना, सबसे लिखित और बड़ा संविधान बन जाता है भारत का संविधान, यही रीजन है। ओके, तो ये हो गया आपका भाग 9 और भाग 9 का। अब उसके बाद आ जाएगा आपका भाग 10। भाग 10 तो पहले पढ़ने से पहले, जब ये 9 का है, ये क्या है 9 का है, तो 9 का के बाद एक और जोड़ा गया 9 ख, अभी अभी हाल में 97वां संविधान संशोधन द्वारा, और ये था सहकारी समिति। सहकारी समिति ये भी अब मैंडेटरी हो गया,
तो आज सहकारी समिति बनाने का हर व्यक्ति को अधिकार है, कुछ लोगों के साथ मिल करके वो मैंडेटरी हो गया, तो उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको अपलिफ्टमेंट मिलेगा। आज चाहो तो एक सहकारी समिति बना करके मशरूम कल्चर कर दो, केंचुआ पालन कर दो, समझ रहे हो ना, बहुत सारे है पोटेंशियल, और ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। पहले की तरह नहीं कि बस 4 गुमटी ले लिए, बना लिए, बना तो बना, एक दिन एक व्यक्ति ने बोला कि यार छोड़ हटा सब खत्म कर दे, नो, इसका पूरा संविधान है अपना। सहकारी समिति बनाओगे ना तो उसके मेंबर गण होंगे, मेंबर परिषद होंगे, उनका एक चुनाव होगा, ये सारी चीजें उसमें लिखा हुआ है कट टू कट। अगर वहां से कुछ विचलन हुआ तो फिर संवैधानिक कार्यवाही भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सहकारी समिति बना करके हम चाहें तो अपने गांव का पूरा विकास कर सकते हैं। किसी भी सेक्टर में सहकारी समिति बनाया जा सकता है। ये अब क्या कर दिया इसको पूरी तरह से, जैसे अमूल प्रोडक्शन था ना, वो सहकारी संस्था थी पहले, मर्यादित, सब बना है अभी, बना हुआ है ना। तो उससे क्या होता है ना, सहकारी समिति में गवर्नमेंट सीधा आप गवर्नमेंट की नज़र में आ जाते हो, और आपके जो वो होते हैं, कृत्य होते हैं, उसका अप्रूवल मिलता है और उसको सुरक्षा मिलती है। बड़ी बात ये है, जब सुरक्षा मिल जाती है तो आपको अनहोनी होने से बच जाते हो, आपको प्रॉफिट होता है। वन ऑफ द मोस्ट वे टू डेवलप अवर सोसाइटी और विलेज, ये सबसे इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव है ना। तो इस सहकारी समिति जोड़ा गया बाद में 97 में, है ना। तो ये अभी लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्लम, है ना, आ चुका है नए संस्करण में, उसमें आ गया है जीएसटी वगैरह बढ़ाई। उसके बाद जैसे सहकारी समिति खत्म होता है तो भाग 10 में आता है अब यहाँ से हम नॉर्मली बात कर रहे थे, धीरे धीरे अब ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा काम। जैसे ही भाग 10 में पहुंचते हो तो अब हम स्पेसिफिक हो रहे हैं। स्पेसिफिक कैसे कि अब भारत के हर अंदर कोने कोने पहुंचने वाले हैं, है ना। सब ग्रेजुअली चल रहा है ना। अभी केंद्र से उतर के राज्य में, राज्य से अगला मोर्चे पे आ गए, राज्य से बाद क्या पंचायतों में, अब पंचायत के बाद आपने ये भी बता दिया सरकारी समिति वगैरह। अब यहाँ से सीधा घुसोगे कहाँ, अंदर भारत के ग्रेजुअली एक क्रमबद्ध तरीके से भारत के संविधान में हर भाग को व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ से हम पूरी जनता की बात किए, लेकिन कुछ रह गए, वो क्या थे, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिसको बोलते हैं क्या, ट्राइब्स, जनजाति और क्या होते हैं, जनजाति होते हैं ट्राइब्स, ST SC जिसको बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, ST SC। ये जो होते हैं, इसमें से खास करके जो जनजाति क्षेत्र है, ये 2 तरीके से पाए जाते हैं हमारे देश में, है ना। एक तो होता है रेंडमली फैले हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर है, पूरा बस्तर वही है, लेकिन वहीं पे जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में आ जाएंगे, सिस्टर 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे सारे स्टेट जो है जनजाति बहुल है, ठीक है। कुछ जनजाति आपको कहाँ मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के आसपास भूटिया उटिया लोग, वैसे ही तमिलनाडु में कौन लोग मिलते हैं, हमारे यहाँ तो कमार, अमुज माड़िया, ये सब है ना, बहुत सारे हैं, नाम गिनाते थक जाओगे, 45 है हमारे यहाँ, पंडो सब, ठीक है ना। तो ये जितने भी जनजाति, इनको 2 भाग में, इन जनजाति क्षेत्रों को अनुसूचित किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी प्रक्रिया के बारे में दिया गया ये सारे। तो जब में ज्योग्राफी कवर करेंगे हम लोग, तब इसका ये जो है ये एस्पेक्ट पढ़ेंगे। अभी इतना है कि ऐसे क्षेत्रों को, ठीक है ना, वहाँ पे वहाँ के निवासियों की जो रूढ़िगत प्रथा है, यानी जो चली आ रही परंपरा, उसको संरक्षण देने के लिए, ठीक है, उनके वे ऑफ स्टाइल को संरक्षण देने के लिए राज्यपाल के विवेक पर राष्ट्रपति उस क्षेत्र को क्या है, अधिसूचित कर सकता है जनजाति क्षेत्र के रूप में, यही होता है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत क्षेत्र अधिसूचित है जनजाति क्षेत्र में, है ना। पूरा बस्तर क्षेत्र क्या है, अधिसूचित है। और वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में पूरे का पूरा आपका 7 बहनें है ना, 7 बहनें कौन कौन आता है, सबसे पहले आसाम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और एक और कौन बच गया, सिक्किम भाई है। हाँ, 7 बहनों का एक भाई बोलते हैं, तो सिक्किम भाई हो गया, बाकी इधर 7 सिस्टर हो गया, है ना। तो ये जो है ये भी अलग तरीके से, तो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट है उसको अलग से करेंगे, बस इतना है। ये अधिसूचित करने का अधिकार भी राज्यपाल के, हाँ। तो यहाँ पे इस क्षेत्र के बात में बात करते हैं। अब
अब हमारा संविधान जो है पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है भारत को, संपूर्ण भारत की जनता को। सामान्य जनता भी हो गया, वंचित समुदाय भी हो गए, और वो समुदाय भी हो गए जो क्या है, मुख्य धारा में आने से पिछड़ गए हैं, खास करके जनजातियां, ट्राइब्स की हम बात कर रहे हैं। अब जब पूरा कवर कर लिए, अब बात होगी कि भाई अंदरूनी हिस्सों की, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कैसे संबंध होंगे, कौन कौन से नियम होंगे जहाँ पे केंद्र सरकार बना सकती है, कौन से नियम केवल राज्य सरकार बना सकती है, कौन से नियम ऐसे होंगे जो दोनों बना सकते हैं, लेकिन उसमें किसका प्रभावी होगा। समझ रहे हो ना, ये जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं उनकी बात करते हैं। सारे बड़े बड़े जो रिसोर्स हैं आय के, वो सब किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। तो केंद्र जब इतना पैसा लेगा तो उसका बंटवारा किस आधार पर करेगा, तो वित्तीय संबंध अलग होगा, प्रशासनिक संबंध अलग होंगे, है ना, और विधायी संबंध तो अलग है ही। तो इसमें जब हम पढ़ेंगे ना, इनमें 3 भाग हैं खास करके, तो इसमें वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध की बात करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से पता चलेगा आपको समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची के बारे में। तो कौन कौन सी विषय किस किस सूची में आता है उसको यहाँ से गहनता से जानेंगे। 7वीं अनुसूची में पूरा पढ़ लेंगे, इसको दिया हुआ है। तो कई बार ऐसा हुआ है इन सूचियों से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पुलिस, है ना, किस सूची का सब्जेक्ट है। तो सीधा है कि पुलिस व्यवस्था जो होती है राज्य सरकारों के पास है, तो राज्य सूची का। पंचायतें, ग्राम पंचायत किस सूची में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है पंचायत का चुनाव भी राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग कराता है, उसको शक्ति भी कौन देगा, तो राज्य सरकार ही देगी। तो ये सूची में आता है राज्य सरकार में, है ना। तो कोई चीज़ हमको एज इट इज रटने की इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। चीज़ों को हम स्टोरी में ही पढ़ेंगे और स्टोरी पढ़ते पढ़ते ही सारी चीज़ें जानेंगे, साथ में लिखेंगे तो जरूर, है ना। इसमें लिखने का नहीं है, ये तो केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही ये चीज़ हो जाती है, एक बार आप घर में जरूर देखना, सारी चीज़ें इसमें हैं कंप्लीट। अब ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाओगे ना, तब फिर कहीं जाके प्रशासनिक संबंध में 323A, ठीक है, और 320, 321, यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो समर्पित है प्रशासनिक सेवाओं को, प्रशासनिक सेवाओं को। और इसी में आपका ऑल इंडिया सर्विस, केंद्रीय सेवाएं और अन्य सेवाएं दिया हुआ है, और इनमें इसके बचाव के लिए क्या क्या है वो भी दिया हुआ है, और 323A में दिया हुआ है अधिकरण के बारे में। इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए जो तैयारी कर रहे हैं। एक जो सरकारी सेवक है उसको कितनी सुरक्षाएं दी गई है, उन सब के बारे में दिया है। कब उस पर कोई क्या बोलते हैं ये एलिगेशन लगता है तो कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी, है ना, उन सब के बारे में। आयोग के बारे में दिया हुआ है कि यही वही है आपका यूपीएससी, पीएससी, राज्य सेवा आयोग, ये सब के बारे में यही दिया हुआ है प्रशासनिक में, ओके। और ये है भाग 14, ठीक, ये सेवाओं के बारे में दिया, तो ये कौन सा है, भाग 14 में। उसके बाद आगे हम लोग भाग 15 में, तो भाग 15 में दिया हुआ है क्या, निर्वाचन के बारे में। इसको एक बार पूरा निकाल के ये वाला भाग जो है ना, PDF इसको भेज ही देना, है ना, फोटो खींच के। ये जो संविधान के जो भाग पढ़ा रहा हूँ, मुख्य भाग तो मैंने करा दिया कंप्लीट। अब इसमें कुछ बीच में रह गए हैं, जैसे भी मैं बता रहा था ना कि भाग 14 में सिविल सेवा दिया है, अभी भाग 15 आ जाएगा। तो भाग 15 में दिया हुआ है किसके बारे में, निर्वाचन के बारे में। तो निर्वाचन के बारे में दिया होगा तो ये 325 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 325, 326 ऐसे करके बढ़ता है। तो निर्वाचन में राज्य आपका निर्वाचन आयोग के बारे में दिया है, ठीक है, कौन कौन से चुनाव करवाता है, इन सब के बारे में दिया है। तो ये ग्रेजुअली हम जानेंगे, जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आर्टिकल वाइज, लेकिन अभी भाग 15 निर्वाचन के बारे में, ठीक है। वैसे ही भाग 18 जिसमें बताया था अभी आपको, भाग 18 जो है वो किसके है, राष्ट्रीय या आपातकाल उपबंध है, इसमें आपातकाल उपबंध के बारे में दिया हुआ है। तो ये जब भाग वाइज आप जान जाते हो तो आपको बड़ा आसान हो जाता है पढ़ने में, इजी, ठीक है। तो जो मुख्य भाग है मैंने कंप्लीट करा दिया है, और ये क्या है, केवल जानना है इस भाग में ये है, इस भाग में ये है।
और जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से पढ़ेंगे ही। ओके, तो संविधान को एक बार एक पूरा ग्लिम्स करना है। और आज अभी रात में जैसे ही ये हो जाएगा ना, यहाँ से आप क्या करो, एक PDF निकाल के उसको ग्रुप में सेंड कर देना, सबके पास रहेगा, एक नज़र देना है कि ये भाग में ये भाग में, कैजुअली जब भी आप कुछ ऐसे ही अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो वैसे ही नहीं याद होगा। इंटेंस होके बैठोगे ना, रटना है मुझे या पढ़ना है, दिमाग स्किप करता है। चलते फिरते कभी भी जस्ट मोबाइल निकाला, एक बार सर्च मान लिया, अच्छा ठीक है यार भाग 15 है ना, दिखा चलो, वो जहन में रह जाएगा आपका अवचेतन मन में। और एकदम बैठ के नहीं आज पूरा कर ही देता हूँ, एक बार में पूरा खा लो, 3 दिन खाना संभव है क्या? नहीं। तो जितना रिक्वायरमेंट है, दिमाग क्षमता है, क्योंकि हम सब काम भी करते हैं, इसीलिए तो रात में बैठ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग को रिलैक्स में पढ़ाओगे, कुछ दोगे तो ले लेगा वो, और इंटेंस करके डालोगे नहीं जाता। देख लेना, क्योंकि हमारा उम्र ऐसा हो जाता है ना, हमारे जो ऑरा बना हुआ है वो कैसा है, यूं, तो उसको जितना आसानी से दोगे लेगा, जबरदस्ती ठूसोगे तो नहीं जाएगा। तो कोशिश ये करेंगे कि बहुत हल्के वे में पढ़ना, जब तक कि आपका ओरिएंटेशन ना हो जाए पूरी तरह से PC की तरफ, UPSC की तरफ, तब तक बहुत सहज दिमाग को समझाना, अरे मैं तो ऐसे ही बैठ रहा हूँ, देख थोड़ा सा नया आ रहा है कि कुछ, तो आपको जो गहराई और सलकाई है ना, वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा। फिर उसके बाद उसको कार्विंग होगा किस चीज़ का, अरे और पढ़ ले यार थोड़ा सा, है ना, फिर अपने आप नींद खत्म हो जाएगा, जैसे सामने आके होता है ना, तो हो जाएगा। डोंट वरी, ठीक है, कल भी क्लास करेंगे, ठीक है। आज मुझे एक्चुअली कराना था क्या, CSET फ्राइडे का, है ना, तो कल हम CSET पे पूरा का पूरा कोई नहीं, अभी बात को ऑफ करेंगे। कल हम CSET पे क्या करेंगे, पूरा एक बार ओवरव्यू देखेंगे कि दोनों भाग में, CSET का पार्ट 1 जो नॉर्मल या आपका मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी वगैरह है उस पर, और सेकंड पार्ट रीजनिंग और सिलोजिज्म, इन सब पे बात करेंगे, देन हमारी क्लास शुरू होगी। लेकिन जो संडे को टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जितना आज अब तक पढ़े हैं उसका पूरा हम ऑब्जेक्टिव बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा एनी हाउ जितना ज़्यादा क्वेश्चन बन सके, लेकिन मिनिमम 25 तो होगा, इतना तक है ना, उसके बाद फिर बढ़ाएंगे धीरे से। तो जितना ध्यान से आपने सुना है ना, मुझे उम्मीद है कि उसके आधार पर आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनने वाले हैं, है ना। और ये भाग खत्म हो गया, उसके बाद फिर जब मंडे हम मिलेंगे, कल तो मिल रहे हैं CSET के लिए, मंडे जब मिलेंगे तो मंडे को हम लोग बात करेंगे तो संविधान को आगे बढ़ाते हुए, फिर वहाँ से गणतंत्र क्या होता है, उसके 2 लाइन डेफिनेशन, ये सब लिखना शुरू करेंगे, है कि नहीं। और थैंक यू गाइज फॉर विशिंग मी बर्थडे, आज बहुत अच्छा दिन था, है कि नहीं। भेजता हूँ फोटो, देख लिया तुमने, फोटो देखा, फोटो माइक ऑन है आपका? नहीं है माइक ऑन, नहीं। हाँ हाँ अब ठीक है, देखा हाँ अब ठीक है। हाँ, हाँ तो अभी मैंने नहीं देखा सर अभी, देखना उसमें वीडियो भी भेजता हूँ, ठीक है। हाँ 1 सेकेंड, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।